नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प जीवन यात्रा को ट्रेस करने वाले हैं जो एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद तक जाती है। हम इस ऐतिहासिक सफर के हर एक अहम पड़ाव का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये पूरी कहानी आखिर कैसे आकार लेती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्योंकि इस नैरेटिव आर्क का जो शीर स्केल और कॉन्ट्रास्ट है ना, वो अपने आप में लिटरली बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ एक आम लड़का जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे विशाल डेमोक्रेसी का नेतृत्व। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर के पीछे के तथ्यों को समझना वाकई में काफी फैसिनेटिंग है। इस यात्रा का सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है वर्ष 1950 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर से। यही वो समय और जगह थी जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। एक छोटे शहर का माहौल और वहां के प्रारंभिक संघर्ष किसी भी इंसान का आने वाला कल तय करते हैं। 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो आम चुनौतियां होती हैं वो सब इनके बचपन का हिस्सा थी। अपने पिता के साथ लोकल रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करना, ये एक ज़मीनी हकीकत थी। ये शुरुआती दिन दिखाते हैं कि फाउंडेशन कितनी हम्बल और साधारण थी। लेकिन यहाँ बायोग्राफिकल टाइमलाइन में एक बड़ा सरप्राइजिंग डिटेल सामने आता है। जब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी तो स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म की खोज ने इन्हें एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जीवन के बड़े पर्पस को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करना और अलग अलग आश्रमों में समय बिताना, ये साफ दिखाता है कि शुरू से ही इनका नजरिया काफी ब्रॉड था। उस आध्यात्मिक सफर के बाद हम लाइफ के अगले मेजर फेज में एंटर करते हैं। ये वो टाइम था जब उनका ध्यान स्पिरिचुअल सीकिंग से शिफ्ट होकर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की तरफ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में जुड़ना और फिर पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ना इस सफर का एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। लेट्स मूव टू और सी हाउ दिस बिल्ड्स। पहला स्टेप था आरएसएस ज्वाइन करना और एक फुल टाइम प्रचारक के रूप में दिन रात काम करना। यहाँ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडेशन बनाई और फिर 1980s में इन्हें रिगरस स्किल्स की वजह से उनका पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में हुआ। इसके बाद आता है वर्ष 2001। ये इस जीवन यात्रा का एब्सोल्युटली पिवटल मोमेंट था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना, यहाँ से इस कहानी का एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर ट्रूली शुरू होता है। 4, ये नंबर यहाँ पर बहुत मैसिव एनर्जी होल्ड करता है। ये रिप्रेजेंट करता है उनके लगातार 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। एक लंबा वक्त जहाँ राज्य स्तर पर उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव विजन को एक्सप्लिसिटली लागू करने का मौका मिला। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि उस लंबे कार्यकाल में आखिर फोकस किन चीज़ों पर था, जिसे आगे चलकर गुजरात मॉडल का नाम दिया गया। उसमें प्राइमरीली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बिजली के सेक्टर में एडवांसमेंट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शामिल थे। इन्हीं फोकस एरियाज ने मिलकर एक नया मॉडल खड़ा किया। अब ये नैरेटिव स्टेट लीडरशिप से हटकर सीधे नेशनल स्टेज पर शिफ्ट होता है। 2014 के आम चुनाव, ये वो पॉइंट था जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री एक नेशनल कमांड की तरफ आगे बढ़े, जो भारत की पॉलिटिक्स में एक नया युग था। 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनकर उभरना, और वो भी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, ये पूरे इलेक्टोरल सफर का एक ऐसा सिनेमैटिक माइलस्टोन था जिसने एक नया इतिहास रचा। Now what's really interesting about this slide is इन माइलस्टोन्स की सक्सेशन की तेजी और स्थायित्व। एक नजर डालिए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनना, 2014 में 14वें प्रधानमंत्री बनना, फिर 2019 में दूसरे टर्म के लिए री इलेक्ट होना, और हाल ही में 2024 में एक हिस्टोरिक तीसरी लगातार जीत सिक्योर करना। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि इलेक्टोरल ग्राफ कैसे लगातार ऊपर गया है। चुनावी नतीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अब उनकी पॉलिसीज और डिसीजंस का एक ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन करते हैं, जिन्होंने इस नेशनल टेन्योर को सच में डिफाइन किया है। गवर्नेंस अप्रोच को हम मूल रूप से 3 डोमेन्स में मैप कर सकते हैं: अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक क्लियर, स्ट्रक्चर्ड मैप प्रोवाइड करते हैं। इन हिस्टोरिक फैसलों को अगर हम स्ट्रिक्टली फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन
और डीमोनेटाइजेशन जैसे कदम थे। जन कल्याण के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और जन धन खाता जैसी योजनाएं शुरू की गईं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो आर्टिकल 370 का हटना और राम मंदिर का निर्माण, ये सभी वो की माइलस्टोन्स थे जो सोर्स मटेरियल ने रिकॉर्ड किए हैं। इन पॉलिसीज के साथ साथ सोर्स मटेरियल एक और चीज हाईलाइट करता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एलिवेटेड स्टैंडिंग। एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में सामने आना और विश्व गुरु यानी दुनिया के मार्गदर्शक के रूप में एक इमेज स्थापित होना, इन पॉलिसीज का एक डायरेक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट रहा है। नीतियों और पॉलिटिक्स से जरा परे हटकर अब बात करते हैं उस पर्सनल ड्राइव की। आखिर इस विशाल पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी के पीछे वो कौन से पर्सनल ट्रेट्स हैं जिन्होंने इस सफर को इतनी ऊर्जा दी? उन पर्सनल हाइलाइट्स को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। एक रिलेंटलेस हार्डवर्क, बिना रुके कड़ी मेहनत, एक बेहद इम्प्रेसिव और पावरफुल ऑरेटरी स्किल्स जो पब्लिक को कंप्लीटली एंगेज करती हैं, और डीप रूटेड पेट्रियोटिज्म यानी गहरी देशभक्ति। ये वही ट्रेड्स हैं जो इस टाइमलाइन में शुरू से लेकर एंड तक कंटिन्यूअसली रेजोनेट करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव और गवर्नेंस अप्रोच को जिस एक कोर फिलॉसफी में एंकर किया गया है, वो है सबका साथ सबका विकास। ये वाक्य सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि इनकी राजनीति का मूल मंत्र है। एक वडनगर की चाय की दुकान से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को लीड करने तक का ये सफर वाकई अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इस ऐतिहासिक यात्रा और इस स्केल को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने वाले समय में इतिहास इस पूरे दौर को और किन नए ऐतिहासिक माइलस्टोन्स के लिए याद रखेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।